नमस्कार दोस्तों, आपने होमर का नाम तो सुना ही होगा। होमर जो कि एक ब्लाइंड कवि थे, यूनान के रहने वाले होमर, जिन्होंने दो कविताएं आपने सुना होगा, इलियाड और ओडिसी को लिखा था। अब इन्हीं में एक कहानी इलियाड जो कि है पूरे महान युद्ध की कहानी, और ओडिसी है घर लौटने की कहानी। तो दोनों अलग अलग कहानियां हैं और इसमें से जो पहला पार्ट है इलियाड, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 3000 साल पहले भूमध्य सागर के किनारे एक ऐसा शहर था जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर लोग कहते थे कि इस शहर को कभी भी नहीं जीता जा सकता। उस शहर का नाम था ट्रॉय, यानी कि सिटी ऑफ ट्रॉय भी हम इसे कहते हैं। लेकिन एक दिन एक शहर की एक गलती के कारण, जिसने पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध युद्ध करवा दिया, आपने सुना होगा इसका नाम, इसी को हम इलियाड की कहानी में पढ़ते हैं। तो यह कहानी सिर्फ तलवारों की और युद्ध की नहीं है। यह कहानी प्रेम, अहंकार, दोस्ती, बदले, भाग्य और मानवता की कहानी है, और इसी का नाम है इलियाड। तो आइए इसको भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अध्याय 1 की तरफ। तो अध्याय 1, एक सुनहरे सेब से शुरू हुआ युद्ध। तो कहानी की शुरुआत किसी राजा से नहीं, किसी सैनिक से नहीं, बल्कि एक सुनहरे सेब से होती है। देवताओं के राजा ज्यूस के दरबार में एक भव्य विवाह हो रहा था, लेकिन एक देवी थी जिनको निमंत्रण नहीं मिला था, और वो देवी थी एरिस, जो कि कलह और विवाद की देवी, या यूं कह लीजिए झगड़े की देवी थी। और गुस्से में आके एरिस ने एक सुनहरा सेब फेंक दिया, और उस सेब पर लिखा था सबसे सुंदर देवी के लिए। बस अब यहीं से विवाद शुरू होता है। आपको तो पता ही है सबसे सुंदर कौन। वहां पर 3 देवियां थी। तीनों देवी अपना अपना अधिकार जताना चाहती थी कि ये सेब मेरे लिए है। एक हीरा, एक एथेना और एक एफ्रोडाइट। अब फैसला कौन करेगा कि ये सेब किसका है? तो ज्यूस ने ये जिम्मेदारी ट्रॉय के एक राजकुमार पेरिस को दे दी। तीनों देवियां पेरिस को रिश्वत देने लगी। तो तीनों देवियां अलग अलग रिश्वत देती हैं। पहली देवी कहती है कि मुझे चुनोगे तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना दूंगी। एथेना ने ये बात कही। दूसरी कहती है मुझे चुनोगे तो तुम्हें मैं ज्ञान और युद्ध कौशल सिखाऊंगी, जिससे पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन एफ्रोडाइट मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझे चुनोगे तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री लाके दूंगी। तो पेरिस जवान था, उसने शक्ति नहीं चुनी, ज्ञान नहीं चुना, बल्कि चुना प्रेम, और उसने एफ्रोडाइट को विजेता घोषित कर दिया। यहीं से उसका भाग्य बदला। अब चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2, हेलेन का अपहरण। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी हेलेन, लेकिन एक समस्या थी, वह पहले से ही शादीशुदा थी, और ये स्पार्टा के राजा मेलेनन की पत्नी थी। पेरिस जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, वो स्पार्टा पहुंचा, और कुछ समय बाद हेलेन उसके साथ ट्रॉय चली गई। कुछ लोग कहने लगे उसका अपहरण हुआ है, कुछ कहने लगे वो खुद गई है, लेकिन इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था जब मेनेलॉस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को गायब देखा और उसका सम्मान छिन चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा सम्मान किसी ने छीन लिया। उसने अपने भाई एगेमेनॉन को बुलाया और पूरे यूनान में संदेश भेजा गया। ये भी एक अलग कहानी है, इसको मैं कभी और बताऊंगा कि जब शादी हुई थी हेलेन की तो क्या शर्तें रखी गई थी। एक्चुअली जब शादी हुई थी हेलेन की तो शादी में एक शर्त रखी गई थी कि जिससे भी हेलेन की शादी होगी और उस पे अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम जितने भी यूनान के राजा हैं सब मिल के उस पे अटैक करेंगे। तो ऐसी संधि थी, ये भी संधि थी, इस कारण से भी यूनान के सभी राजा इकट्ठे हुए। तो जिसने भी कभी हेलेन की रक्षा की शपथ ली थी, वो समय आ गया था कि अब हमें शपथ का बदला लेना था। तो कुछ ही महीनों में 1000 से अधिक जहाज तैयार हुए और यूनान के सबसे महान योद्धा एकत्रित हुए। एक साथ सब इकट्ठे हुए, जिसमें सबसे महान था एक्किलिस, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक्किलिस टेंडन। उसकी भी अलग कहानी है, वो इन्हीं के नाम पे पड़ी है। तो अब हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। अध्याय 3 जो कि है 10 वर्षों का युद्ध। जी हाँ, ये इलियाड की कहानी है। ये 1, 2, 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल चली। तो युद्ध शुरू हुआ 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल, लेकिन ट्रॉय टूटा नहीं। ट्रॉय जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों को माना जाता है कि देवताओं ने बनाया था। यूनानी सेना थक चुकी थी और पूरी तरीके से उनके खाने भी और जितने भी भंडार थे सब खत्म हो चुके थे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे अकिलिस का अपमान।
एक युद्ध के बाद राजा एगेमेनॉन ने अकिलिस की दासी ब्रेसियस छीन ली। अकिलिस ने कहा, मैंने इस युद्ध के लिए अपना खून बहाया है और तुमने मेरा सम्मान छीन लिया। इससे गुस्से में आकर अकिलिस ने अपनी तलवार नीचे रख दी और घोषणा करी कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। यही इलियाड का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यूनान का सबसे बड़ा योद्धा अब युद्ध से बाहर था। अध्याय 5, हेक्टर का उदय। अब ट्रॉय की तरफ से एक महान योद्धा जिनका नाम हेक्टर, ये पेरिस का ही बड़ा भाई था, वो युद्ध भूमि में लड़ रहा था। तो युद्ध भूमि में बिल्कुल छा गए वो एक आदर्श बेटा भी था, आदर्श पति भी था और अपने लोगों की आखिरी उम्मीद भी था। एक दिन वह युद्ध से पहले अपने घर आ गया और उसकी पत्नी एंड्रोमैकी रोते हुए बोली, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, तुम वापस नहीं आओगे। हेक्टर मुस्कुराया। उसने अपने छोटे बेटे को गोद में उठाया और कहा, अगर मैं नहीं लड़ा तो यह शहर कौन बचाएगा। इतना कहकर वह युद्ध भूमि की ओर लौट पड़ा। अध्याय 6, दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल। यूनानी सेना हार रही थी। तब अकिलिस का सबसे प्रिय मित्र, जिसका नाम पैट्रोक्लस था, पैट्रोक्लस अकिलिस के पास आके बोला, अगर तुम नहीं लड़ रहे तो एक काम करो, अपना कवच मुझे दे दो और दुश्मन मुझे देख के समझेंगे कि अकिलिस आ गया और वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन अकिलिस नहीं माना और धीरे धीरे जिद करने के बाद अकिलिस मान गया। और अकिलिस ने उसे एक चेतावनी दी कि तुम जब भी दुश्मन सामने हो तो तुम उन्हें बस पीछे धकेलना, उनका पीछा मत करना। लेकिन युद्ध की भावनाओं में आके पैट्रोक्लस जोश में आ गया और उनके पीछे करने लगा। इसी में भीषण युद्ध हेक्टर और पैट्रोक्लस के बीच में हुआ, जिसमें हेक्टर ने पैट्रोक्लस को मार दिया। मरते समय पैट्रोक्लस बोला, आज तुमने मुझे मारा है, लेकिन जल्दी ही अकिलिस तुम्हारे सामने होगा। क्योंकि अभी तक हेक्टर को लग रहा था कि मैंने अकिलिस को मार दिया। अब हम चलते हैं अध्याय 7 की तरफ, अकिलिस का क्रोध। जब अकिलिस ने अपने प्रिय मित्र का शव देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और कहते हैं जब वो रोया तो देवता भी कांपने लगे। उसका क्रोध अब अपमान के लिए नहीं था, अब वह बदले के लिए था। उसकी माँ समुद्र की देवी थेटिस और देवताओं के लोहार हेफेस्टस, जिन्हें अभी मैंने बताया आपको कि उन्हें गॉड ऑफ फायर भी कहते हैं, तो उनसे एक ऐसा भव्य कवच बनवाया। अब अकिलिस वह कवच पहनकर युद्ध में पहुंच गया। जैसे ही वो युद्ध में उतरा तो दोनों सेनाओं में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे कि स्वयं मृत्यु मैदान में आ गई है। अब अध्याय 8, इतिहास का सबसे महान द्वंद्व। अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ 2 योद्धाओं पर टिकी थी, अकिलिस और हेक्टर। हेक्टर जानता था कि शायद वह आज नहीं बचेगा, फिर भी वह भागा नहीं। दोनों आमने सामने आए, भाले चले, तलवारें टकराई, धरती कांप उठी। अंत में अकिलिस का भाला हेक्टर की गर्दन में जा लगा। हेक्टर गिर पड़ा। मरते मरते उसने कहा, मेरे शरीर का अपमान मत करना, मुझे मेरे माता पिता को लौटा देना। लेकिन अकिलिस का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने हेक्टर के शव को अपने रथ के पीछे बांधा और पूरे ट्रॉय के सामने घसीटा। शहर रो पड़ा। अध्याय 9, एक पिता जिसने योद्धा को रुला दिया। रात का समय था। ट्रॉय का बूढ़ा राजा प्रियम अकेले दुश्मन के शिविर में पहुंच गया। उसने अकिलिस के सामने घुटने टेक दिए और उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अकिलिस, तुम भी किसी के बेटे हो और तुम्हारा पिता तुम्हारे से प्यार करता है, वैसे ही मैं भी अपने बेटे हेक्टर से प्यार करता हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे मेरे बेटे का शव लौटा दो। पूरा तंबू शांत हो गया। अकिलिस ने पहली बार अपने दुश्मन को नहीं बल्कि एक पिता को देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रियम को उठाया, हेक्टर का शव सम्मान से लौटा दिया और यहीं अकिलिस पहली बार सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि महान इंसान बन गया। अध्याय 10, इलियाड का अंत। ट्रॉय में हेक्टर का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा शहर रो रहा था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन होमर ने अपनी कहानी यहीं समाप्त कर दी। क्यों? क्योंकि इलियाड का विषय ट्रॉय की जीत या हार नहीं था। उसका विषय था एक योद्धा के क्रोध का जन्म और उसी क्रोध का अंत। बाद की कहानियों में हमें पता चलता है कि आगे जाकर पेरिस देवता अपोलो की सहायता से अकिलिस की एड़ी पर तीर मारता है और उसकी हत्या करता है। फिर ओडेसियस लकड़ी का एक प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स, जिसका नाम आज भी आप जानते हो, ट्रोजन हॉर्स, जो कि एक वायरस के नाम से प्रसिद्ध है, ट्रॉय उसे जीत की निशानी समझकर शहर के भीतर ले जाता है।
रात होते ही यूनानी सैनिक उस घोड़े से बाहर निकलते हैं और शहर के द्वार खोल देते हैं और ट्रॉय का अंत हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ट्रोजन हॉर्स और ट्रॉय का विनाश इलियड का हिस्सा नहीं है। वे बाद की ग्रीस परंपराओं और ओडेसियस की कहानी से जुड़े हैं। वे बाद की ग्रीस परंपराओं और ओडेसियस की कथा से जुड़े प्रसंग हैं। इलियड हमें सिखाती है कि युद्ध में सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि क्रोध पर विजय पाना है। यही कारण है कि 3000 साल बाद भी होमर की यह कहानी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी 3000 साल पहले थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ये जरूर बताना। और इसके ऊपर मूवी भी बन रखी है, वो आप मूवी भी देख सकते हैं। ये थी इलियड जिसे होमर ने लिखा था, और होमर एक ब्लाइंड पोएट थे। इन्होंने ओडिसी भी लिखा है, जिसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ओडिसी, जिसमें घर वापसी की कहानी है, तो उसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।